नमस्ते दोस्तों। चलिए हम लीनियर रिग्रेशन का मॉड्यूल आगे बढ़ते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम क्या सीखेंगे? हम लीनियर रिग्रेशन को डेटा कोरिलेशन मैट्रिक्स के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। उसके साथ हम लीनियर रिग्रेशन का सॉल्यूशन चोलेस्की डिकम्पोजिशन मेथड और क्यूआर डिकम्पोजिशन मेथड से समझेंगे। साथ ही साथ स्टीपेस्ट डिसेंट लगा के हम किस तरह लीनियर रिग्रेशन सॉल्व करें, हम ये भी देखेंगे। और अंत में हम रेगुलराइज रिग्रेशन की भी बात करेंगे। तो अब हम दोबारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशंस को देखते हैं। इनसे तो अब तक आप फेमिलियर हैं। तो इसमें क्या है, n हमारे क्या है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा सैंपल्स। ठीक, हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं या कितने फीचर्स हैं वो हमारे ये थीटा वेक्टर बताता है। तो थीटा हमारा क्या है, इसकी लेंथ क्या है, p क्रॉस 1। तो p नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमें लर्न करने हैं। तो अब जब हम पूरे ट्रेनिंग डेटा को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स थीटा प्लस एप्सिलॉन। तो x हमें पता है, y हमारी मेजरमेंट है हमें पता है, एप्सिलॉन हमारी नॉइज़ वेक्टर है जो कि हमने कहा गॉसियन IID रैंडम वेरिएबल से बना है, और थीटा हमारा अननोन है जो हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन हमने कैसे देखा था लीनियर रिग्रेशन का? तो अगर आप पिछले मॉड्यूल को याद करें तो हमारा था कि हमें ये कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज करना है, yi माइनस xi ट्रांसपोज थीटा होल स्क्वायर। सारे ट्रेनिंग डेटा सैंपल्स पे हमें ये स्क्वायर्ड एरर मिनिमाइज करनी है। उसको हम वेक्टर फॉर्मेट में इस तरीके से लिखते हैं, और अगर हम L2 नॉर्म के सेंस में कहें तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आता है जिसको हमें मिनिमाइज करते हुए हमें थीटा निकालना है। क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन में y फिक्स है, x फिक्स है, तो सिर्फ थीटा ही है जिसकी वैल्यूज़ बदलेंगे, तो ये जो टोटल क्वांटिटी है ये कम या ज़्यादा होगी। तो हमें वो थीटा निकालना है जिस पे ये क्वांटिटी हमारी मिनिमम हो जाए। तो सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो हमने पिछली बार देखा था कि ये हम इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये जो x ट्रांसपोज x है, हम कई बार इसको डेटा कोरिलेशन मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो एक तरीके से ये डिटर्मिनिस्टिक कोरिलेशन है डेटा का। इन अदर वर्ड्स, हमने डेटा का कोरिलेशन मैट्रिक्स को एक तरीके से एस्टिमेट किया है डिटर्मिनिस्टिकली। और x ट्रांसपोज y को हम कहते हैं, ये जो d है इसको हम कहते हैं क्रॉस कोरिलेशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये डेटा और हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच का कोरिलेशन बता रहा है। देखिए ट्रांसपोज लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है x ट्रांसपोज y एक तरीके से इनर प्रोडक्ट है। लेकिन x ट्रांसपोज की हमारी डिमेंशन क्या है? x की डिमेंशन थी हमारी n क्रॉस p, तो x ट्रांसपोज की डिमेंशन है p क्रॉस n, और इसका इनर प्रोडक्ट हमने लिया y के साथ जिसका हमारा डिमेंशन है n क्रॉस 1, तो ये हमारा p क्रॉस 1 का वैल्यू आ गया। तो अब जब हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से देखते हैं आर कैप थीटा इक्वल टू डी, अब इसमें आगे समझते हैं कि आर कैप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे क्या होगा। तो सपोज करिए कि जो हमारा आर कैप है या डेटा कोरिलेशन मैट्रिक्स है, ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और ये सिमेट्रिक होगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इफ़ इट इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो ये अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, कॉलम्स जो x के कॉलम्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और रैंक x का कितना होगा, रैंक x का होगा x विल बी फुल रैंक। तो x का अगर साइज़ है n क्रॉस p जिसमें कि n इज़ मच ग्रेटर देन p, तो रैंक क्या होगा x का, p। तो इस केस में आर कैप विल बी इन्वर्टिबल, और वो इन्वर्टिबल है तो इसलिए थीटा का सोल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा, और ये लीनियर रिग्रेशन का सोल्यूशन हमें यूनिक मिलेगा। इसी के साथ हम एक थ्योरम भी देख सकते हैं कि इफ़ द कॉलम्स ऑफ x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर x के जितने भी कॉलम्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो मैट्रिक्स आर कैप जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट होगी। इसको कैसे प्रूव करें, तो देखते हैं कि हमें गिवन क्या है कि आर कैप सिमेट्रिक है, इन्वर्टिबल नॉन सिंगुलर, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ऐसा है तो हमने कहा आर कैप किससे बना है, आर कैप बना है x ट्रांसपोज x, तो x के कॉलम जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर x के कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो मैट्रिक्स आर कैप क्या है,
वो पॉजिटिव डेफिनेट है। देखते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम कोई भी एक z वेक्टर लेते हैं जो कि 0 वेक्टर के बराबर नहीं है। तो अब कैसे लिखेंगे, अब हम देखेंगे x जो है उसके कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो xz जो है वो 0 नहीं होगा बिकॉज द कॉलम्स ऑफ x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमने कहाँ से समझा, लीनियर अलजेब्रा से। तो अब हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं z ट्रांसपोज r कैप z। ये क्या होगा, अब r कैप की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा z ट्रांसपोज x ट्रांसपोज xz। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया xz ट्रांसपोज xz, और वो क्या है उसको हम लिख सकते हैं, ये एक xz क्या है, ये एक वेक्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ xz, नॉर्म स्क्वायर ऑफ xz। लेकिन नॉर्म जो है वो तो नॉर्म स्क्वायर तो क्वांटिटी हमारी ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, 0 तो इक्वल टू 0 तो है ही नहीं, और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ गई। तो अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, for all z not equal to 0, this implies that r cap is positive definite। और याद कीजिए ये प्रॉपर्टीज़ जो होती है हमारी कोरिलेशन या कोवेरियंस मैट्रिसेस की होती है। अब केस 2 कंसिडर करते हैं। सपोज करिए r कैप हमारा सिंगुलर है, इसका मतलब इट्स नॉट इन्वर्टिबल, राइट। तो अब क्या होगा, xz इक्वल टू 0 फॉर सम z नॉट इक्वल टू 0। कोई ऐसा z मिल जाएगा जो 0 नहीं है, लेकिन xz से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम r थीटा इक्वल टू d, इसकी में से हमें थीटा का सोल्यूशन निकालना है, लेकिन हम r कैप को तो इन्वर्स ले नहीं सकते, उस तरीके से तो हम थीटा निकाल नहीं पाएंगे। तो अब हम ट्रिक यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं रेगुलराइज रिग्रेशन। तो रेगुलराइज रिग्रेशन में एक बहुत ऑफन यूज रिग्रेशन है जिसको हम कहते हैं रिज रिग्रेशन। तो अब हमने क्या किया कि जो हमारा लॉस था वो ये टर्म थी, इस लॉस के साथ हमने एक टर्म और ऐड कर दी, लेम्डा थीटा नॉर्म स्क्वायर। तो एक तरीके से जो भी पैरामीटर वेक्टर था उसके हमने पैरामीटर का नॉर्म स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ये थीटा स्क्वायर, ये क्या है, थीटा स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं थीटा ट्रांसपोज थीटा। तो ये इस तरीके से है, और एक पैरामीटर लेम्डा के साथ ऐड कर दिया। तो अब इसको विजुअलाइज कैसे करें, तो विजुअलाइज ऐसे करेंगे, सपोज करिए कि आपका लेम्डा जो है वो बहुत छोटा है, 0.00001 है, तो एक तरीके से सेकेंड टर्म आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। सो दिस टर्म इज़ डिसअपियर्ड। तो उस केस में आपका जो लॉस रहेगा वो वही रहेगा जो आपका लीनियर रिग्रेशन का एक्चुअल लॉस था। लेकिन अगर आपका लेम्डा जैसे जैसे बढ़ना शुरू किया तो ये दोनों टर्म्स अब कंट्रीब्यूट करने लगी, लेकिन अगर लेम्डा बहुत ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो इसका मतलब अब जो हमारा जो हम मिनिमाइज़ कर रहे होंगे वो सिर्फ हम इस टर्म को देख के मिनिमाइज़ करेंगे, जबकि इस टर्म में डेटा है उसको हम देख ही नहीं रहे होंगे। थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि लेम्डा जो है ये भी हमें केयरफुली चूज़ करना होगा। तो जनरली हम कहते हैं कि जो थीटाज़ हैं ये हमारे हैं पैरामीटर्स, क्योंकि ये हम लर्न कर रहे हैं वाइल वी आर ट्रेनिंग द मॉडल। और लेम्डा क्या है, ये हमारा है हाइपर पैरामीटर, क्योंकि ये हम चूज़ कर रहे हैं, इसको हम ट्यून नहीं कर रहे हैं, इसको हम चूज़ कर रहे हैं। तो ये है हमारा हाइपर पैरामीटर, लेकिन इसकी भी हम डिफरेंट वैल्यूज़ रख के देखते हैं कि कब हमारा बहुत अच्छे से लर्निंग होगा। ठीक, तो अब हमने क्या बनाया, हमने लेम्डा थीटा नॉर्म स्क्वायर ऐड कर दिया, तो अब हमारा टोटल लॉस हो गया ये, जिसको हमें मिनिमाइज़ करते हुए हमें अपना थीटा निकालना है। अब इसको खोल लेंगे, तो हमने खोला तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे इसका, अभी इसको कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, तो जैसे हमने क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो जब इसका टर्म का खोल के डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा। इसमें हम थीटा के साथ की सारी टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा सब जगह, तो ये हमारा ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। अब देखिए ये लेम्डा और ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का साइज़ क्या है, जो साइज़ इस मैट्रिक्स का है विच इज़ P क्रॉस P। तो R कैप हमारा P क्रॉस P का है, तो I का भी साइज़ क्या है, P क्रॉस P का। लेकिन X ट्रांसपोज X का तो इन्वर्स हम नहीं लिख पा रहे थे, R कैप ये हमारा था नॉन इन्वर्टिबल, राइट। लेकिन जब हमने x ट्रांसपोज x प्लस लेम्डा I कर दिया
अब ये हमारे इसके सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को रेगुलराइज्ड रिग्रेशन की तरीके से जब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे तो ये हमारा सॉल्व कर देगा। और साथ में हम एक हैंडल भी ला रहे हैं जिसमें कि हम थीटास को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, पैरामीटर्स को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कितना डेटा को देखें और कितना थीटा पे रेगुलराइजेशन डालें। थोड़ी देर में हम इसको दोबारा समझेंगे जब हम अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये हुआ एक तरह का रिग्रेशन जिसमें नॉर्म स्क्वायर डाला जाता है पैरामीटर्स का, इसको हम बोलते हैं रिज रिग्रेशन। इसी तरह एक होता है हमारा लासो रिग्रेशन, इसके अंदर हम थीटा का नॉर्म 1 डालते हैं। इलास्टिक नेट एक अलग तरह का रिग्रेशन है जिसमें हम नॉर्म 1 और नॉर्म 2 दोनों को डाल देते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे आप रेगुलराइज़र, डिफरेंट रेगुलराइज़र चूज़ कर सकते हैं। जनरली रेगुलराइज़र आप ऐसे चूज़ करते हैं जो आपकी डेटा प्रॉपर्टीज़ को कैप्चर करता है। तो थोड़ा सा जब आप एक्सपीरियंस के साथ काम करने लगते हैं तब आपको पता लगता है कि आपको कौन से रेगुलराइजेशन यूज़ करने चाहिए। और ये ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें ये कायदे से समझा जाता है कि किस तरीके से सॉल्यूशन बनाए और आइटरेटिवली उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे। तो जनरली तो हम आर कैप का इन्वर्स लेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है हमारा डेटा बहुत सारा है, तो हम आर कैप का इन्वर्स लेना प्रेफरेबल नहीं होता, नहीं करते। तो उसके फिर क्या मेथड्स हैं? तो 2 मेथड हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड्स में आते हैं चोलेस्की फैक्टराइजेशन और क्यूआर फैक्टराइजेशन, और आइटरेटिव मेथड जो कि मशीन लर्निंग की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, वो कौन सा होता है? जैसे कि ग्रेडियंट डिसेंट। तो अब हम सबसे पहले चोलेस्की डिकम्पोजिशन को देखते हैं। तो इसमें थ्योरम क्या कहती है? अगर आर कैप हमारा नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, तब आर कैप को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। किस तरीके से? 2 मैट्रिसेस में, एल एल ट्रांसपोज यूजिंग चोलेस्की डिकम्पोजिशन, और उसमें एल क्या है? हमारा लोअर ट्राइंगुलर, और क्योंकि एल ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज है, एल का ट्रांसपोज है, तो वो हो जाएगा हमारा अपर ट्राइंगुलर। तो ये कैसा दिखेगा? तो सपोज करिए अगर आपका 3x3 का मैट्रिक्स होता तो आपका एल लोअर ट्राइंगुलर कैसा बनता? L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। तो देखिए ये हमारा है लोअर ट्राइंगुलर, तो ये एल बनता और एल ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज होता। तो अब देखते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है और इसको हम कैसे स्टेप्स में जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास डेटा है, तो डेटा में हमारे पास क्या है? वाई वेक्टर है और हमारे पास कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है जिसकी रोज़ और कॉलम्स हमारे, इसका साइज़ क्या है? n क्रॉस p। तो हर रो में हमारे पहले सैंपल के फीचर्स भरे हुए हैं और पहला जो एंट्री है वो 1 है, बिकॉज हमारा एक बायस पैरामीटर भी है थीटा 0। तो इस तरीके से हमने एक्स मैट्रिक्स भी बना लिया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम आर कैप कंप्यूट करेंगे और इसमें कितने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे? इसमें एन पी स्क्वायर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स का साइज़ क्या है हमारा? एन क्रॉस पी, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स क्या हुआ? ये है पी क्रॉस एन और ये है एन क्रॉस पी। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास पी नंबर ऑफ रोज़ हैं और एन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, n नंबर ऑफ रोज़ हैं यहाँ पर और p नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो पहली रो मल्टीप्लाई हुई पहले कॉलम से, तो कितनी टर्म मल्टीप्लाई होंगी? n टर्म्स, क्योंकि दिस क्रॉस दिस प्लस दिस क्रॉस दिस, तो कितनी बार ऐसा मल्टीप्लिकेशन होगा? n टाइम्स। तो n आ गए। अब ये पहली रो कितनी बार मल्टीप्लाई होगी? पहली रो सेकंड कॉलम से होगी, फिर pth कॉलम से होगी, और हर मल्टीप्लिकेशन में हमारे n मल्टीप्लिकेशंस हैं, तो np आ गया। फिर सेकेंड रो आएगी और कितनी रोज़ हैं? p रोज़ हैं, तो np स्क्वायर। तो ये हमारे टोटल ऑपरेशंस कितने आएंगे? np स्क्वायर। इसी तरह आप बाकी में भी अपने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन से देख सकते हैं। अब क्या किया हमने? अब हमने एक डेटा कोरिलेशन वेक्टर बनाना है, तो वो हमने देखा था पीछे कि वो d होगा x ट्रांसपोज y, तो हमने ये डेटा क्रॉस कोरिलेशन वेक्टर भी बना लिया। अब हमने आर कैप का चोलेस्की डिकम्पोजिशन किया, तो उसने हमें एल एल ट्रांसपोज दिया।
अब हमारा सोल्यूशन क्या था? हमारा सोल्यूशन था आर कैप थीटा इज इक्वल टू डी, इसमें से हमें थीटा निकालना है। अब हमने आर कैप को सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि उसका हमने चोलेस्की डिकम्पोजिशन कर लिया था। तो ये हमने लिखा एल ट्रांसपोज थीटा इक्वल टू डी, ये भी समझ में आ गया। अब हमने एल ट्रांसपोज थीटा को इकट्ठा कर दिया, एल हमारा नोन है, डी हमारा नोन है। अब हमने कहा ये एल ट्रांसपोज थीटा, क्योंकि थीटा अननोन है, इसको हमने कहा एक जेड वेक्टर है, इसको एल जेड इक्वल टू डी कर दिया। अब जब एल जेड इक्वल टू डी किया तो एल नोन है और डी नोन है, यहाँ से हमने जेड निकाल लिया। जब हमने जेड निकाल लिया फिर हमने एल ट्रांसपोज थीटा इक्वल टू जेड लिखा और अब की बार हमने थीटा निकाल लिया। अब ये कहेंगे आप कि भाई ये लेकिन हमने किया क्यों? क्या ये वाकई हमारा जब एल जेड इक्वल टू डी किया और एल ट्रांसपोज थीटा इक्वल टू जेड किया तो क्या ये हमारे को आराम से निकालने देता है सोल्यूशन? येस इंडीड, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एल हमारा लोअर ट्रायंगुलर है। कैसे समझे? तो अब एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं। एल हमारा ये है, सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है? स्टेप 4 में एल जेड इक्वल टू डी, जिसमें कि एल नोन है। क्यों? आर कैप हमारा नोन था, उसको हमने एल ट्रांसपोज में किया तो एल नोन है, एल नोन है तो L11 L21 ये सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं, मल्टीप्लाइड बाय Z1 Z2 Z3, तो Z क्या है हमारा? वो है हमारा एल ट्रांसपोज थीटा। थीटा अननोन है इसलिए Z अननोन है, लेकिन D1 D2 D3 ये भी पता है क्योंकि D वेक्टर क्या है? X ट्रांसपोज Y वेक्टर, तो ये भी पता है। तो अब हम क्या करेंगे? L11 Z1 इज इक्वल टू D1, इसमें ये भी पता है, ये भी पता है, Z1 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे L21 Z1, अब इसमें हमारे को Z1 तो हमने ऊपर से निकाल लिया था, तो ये भी पता है, पहली टर्म भी पता है, ये भी पता है, और L22 भी पता है। Z2 इज़ द ओनली अननोन, तो यहाँ पर Z1 इज़ दी ओनली अननोन। ठीक, दूसरे में Z2 इज़ द ओनली अननोन, अब खाली Z2 निकाल लेंगे। तीसरे में Z3 इज़ द ओनली अननोन, अब Z3 निकाल लेंगे। इसी तरह अगर आपका 4x4 का रहा होता तो आप सीक्वेंशियली एक एक करके ये सारी वैल्यूज़ बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपने एल जेड इक्वल टू डी निकाला तो अब आप z इज़ इक्वल टू एल ट्रांसपोज थीटा, तो अब ये है और z है, अब आप थीटा निकाल लेंगे। तो बिल्कुल सिस्टमैटिकली बड़े सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी होता है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं QR डिकम्पोजिशन। तो अब देखते हैं। तो चोलेस्की में हमने क्या कहा कि आर कैप हमारा इन्वर्टिबल, सिमेट्रिक इन्वर्टिबल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, तभी हम उसका चोलेस्की डिकम्पोजिशन करते हैं। अब QR डिकम्पोजिशन हम किसी भी सिनेरियो में करते हैं। तो एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स A मे बी डिकम्पोज्ड एज A इज इक्वल टू QR। तो QR डिकम्पोजिशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम जनरली कहते हैं कि जब हमने उसे डिकम्पोज किया तो हमने दो मैट्रिसेस का नाम दिया, एक का Q है और दूसरे का R है। Q हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है अगर हमारा रियल डेटा है, अदरवाइज ये यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाता है। R हमारा क्या है? ये हमारा एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे चलेगा, लेकिन उससे पहले QR डिकम्पोजिशन किस तरीके से किया जाता है। अगर आप में से कोई भी मास्टर्स या PhD का स्टूडेंट है और उसने स्टैटिस्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग किया है तो वहाँ पर पढ़ेंगे आप कि QR डिकम्पोजिशन के कई मेथड्स होते हैं। ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन से भी ये अचीव किया जाता है। हाउस होल्डर ट्रांसफॉर्मेशंस और गिवन्स रोटेशंस कुछ अलग मेथड्स हैं जो कि हमें QR डिकम्पोजिशन करने देते हैं। अब इसमें क्योंकि R हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है तो इसलिए अब आप गेस कर सकते हैं कि जिस तरह चोलेस्की में वो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आसान हो गई, एक एक पैरामीटर करके हम एक एक इक्वेशन से निकाल पा रहे थे, सिमिलर कन्वीनियंस हमें यहाँ पर मिलेगी क्योंकि हमारा R भी अब एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इस केस में अपर ट्रायंगुलर है। तो अब देखते हैं कि आर कैप सपोज करिए हमारा 3x3 का मैट्रिक्स था, आर कैप को हमने QR की तरह इस तरह डिकम्पोज कर लिया। तो ये आर कैप R का अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि आर कैप हमारा डेटा कोरिलेशन मैट्रिक्स है, Q हमारा ऑर्थोगोनल या यूनिटरी मैट्रिक्स है और R हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको अब हम कैसे देखेंगे। ठीक, तो अब क्या है? आर कैप थीटा इक्वल टू डी,
आर कैप को हमने डिकम्पोजिशन कर लिया, क्यू आर थीटा इक्वल टू डी, तो ये क्या बना, आर थीटा इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज क्यू, क्योंकि क्यू हमारा ऑर्थोगोनल या यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्यू ट्रांसपोज क्यू इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू क्यू ट्रांसपोज, और इन अदर वर्ड्स क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू इनवर्स। तो इसलिए जब Q दूसरी तरफ जाएगा तो हम उसे Q ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो हमें कोई इन्वर्स नहीं निकालना, सिंपली उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है, रो कॉलम्स को स्वैप कर देना है। तो ये बन गया आर थीटा इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज डी। अब डी हमें पता है, क्यू हमें पता है क्योंकि हमने डेटा मैट्रिक्स का क्यू आर डिकम्पोजिशन किया है, तो जेड हमें पता है, आर हमें पता है क्योंकि ये क्यू आर डिकम्पोजिशन से एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आया, सो थीटा इज़ द ओनली अननोन। तो अब की बार लेकिन हम इस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम थीटा 3 निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे थीटा 2, और फिर इस इक्वेशन से हम निकालेंगे थीटा 1, और इस तरीके से हम क्यू आर डिकम्पोजिशन से भी इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। अब तीसरा तरीका आता है इंडिपेंडेंट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड्स में हम कहते हैं कि जैसे स्टीपेस्ट डिसेंट है, ये एक आइट्रेटिव मेथड है, और अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे चलता है और इसको क्यों किया जाता है। आइट्रेटिव मेथड्स में हम क्यों जाते हैं, तो जनरली अगर p हमारा बहुत लार्ज है तो ऑर्डर ऑफ एन पी स्क्वेयर ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है p इज़ वेरी लार्ज एंड इज़ वेरी क्लोज टू n, तो ये ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हो जाएगा, तो ये कॉस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अब हम आइट्रेटिव मेथड को यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं आइट्रेटिव मेथड कैसे चलेगा। हमें मिनिमाइज़ क्या करना है, मिनिमाइज़ तो हमें ये एक्सप्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको हम लिख लेते हैं, अपने कॉस्ट फंक्शन को या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लिख देते हैं जे थीटा। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम, तो पहली बात तो ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन थीटा है, ये जो हमारा लॉस फंक्शन है, अगर हम वाई आई माइनस एक्स आई ट्रांसपोज थीटा होल स्क्वायर देखें तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है थीटा में। तो सपोज करिए कि आपका एक ही थीटा रहा होता, अगर आपका एक ही थीटा होता तो आपका क्या होता, वाई आई माइनस एक्स थीटा होल स्क्वायर, आई थीटा होल स्क्वायर, और आई इज इक्वल टू 1 to n। तो एक पैरामीटर का आपकी एक्सेस होती, ये थीटा की आपकी एक्सेस होती, और यहाँ पर आपका और ये आपका एक ये एरर स्क्वायर है, तो वो स्क्वेयर्ड एरर आप यहाँ पर वाई एक्सेस पे प्लॉट करते। अब इसको अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा के लिए प्लॉट करें तो ये हमारे एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, और ये इस तरह का, ये जो आपका कर्व है ये कॉन्वेक्स फंक्शन का ये वाला कर्व देगा। अब सपोज करिए कि आपने इनिशियल ये थीटा 0 चूज़ किया, सो वी आर सिटिंग हाई ऑन दिस कर्व, इसका मतलब ये है कि मेरी स्क्वेयर्ड एरर, हमारी टोटल स्क्वेयर्ड एरर जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर है। जबकि अगर हम किसी तरह इस मिनिमा पे आ जाएं तो हमारी मिनिमम स्क्वेयर्ड एरर ये हमारी होगी मिनिमम स्क्वेयर्ड एरर, तो हम ये मिनिमम स्क्वेयर्ड एरर को अचीव कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम आइट्रेटिवली लूप में चलें किसी तरह, और हम इस थीटा इस पोजीशन पे पहुंच जाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन बनाते हैं कि थीटा in k plus 1th iteration is equal to what? Is equal to theta in the kth iteration plus alpha times आपका डेरिवेटिव ऑफ जे थीटा के। लेकिन हम क्या मूव करते हैं, वी मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ग्रेडियंट। तो अगर ग्रेडियंट की आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्शन ये है, वी मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ग्रेडियंट। तो मे बी ये जो था आपका ये थीटा 0 था, अब आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर आप कहीं पर यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप कहेंगे ये थीटा 1 है, फिर आप मूव करेंगे यहाँ पर, फिर ग्रेडियंट लेंगे, फिर ऑपोजिट टू ग्रेडियंट मूव करेंगे, धीरे 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 आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पर ग्रेडियंट 0 होता है। तो इसको हम चलते हैं इस तरीके से, हम इसको यहाँ पर ये होगा नेगेटिव साइन, लेकिन जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं उसके बाद ये हमारा हो जाता है पॉजिटिव। और अब हम, क्योंकि ये x में यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब आप इसको पूरा के पूरे को प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पर एक 2 आएगा, 2 अल्फ़ा वाई आई माइनस एक्स आई ट्रांसपोज थीटा के एक्स आई। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाते हैं जब तक कि आपका थीटा के प्लस 1 मूव नहीं करता या वो थीटा के बराबर रहता है, मतलब कि नेक्स्ट आइट्रेशन में थीटा अपडेट नहीं होता। तो ये होता है हमारा स्टीपेस्ट डिसेंट का मेथड।
समरी में इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? हमने लीनियर रिग्रेशन को हमने डेटा कोरिलेशन मैट्रिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा। हमने डायरेक्ट मेथड्स और इनडायरेक्ट मेथड्स लीनियर रिग्रेशन को सॉल्व करने के देखे। हमने रेगुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी देखा। हमने स्टीपेस्ट डिसेंट भी पढ़ा, चोलेस्की डिकम्पोजिशन और क्यूआर डिकम्पोजिशन का मेथड भी समझा। चलिए अब हम मिलेंगे अगले मॉड्यूल पे। थैंक यू।